इमरान खान साहब ने तो चंद लोगों के बारे में, एक आधे के बारे में कहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नजर आता है कि जहनी मरीजों का लंडा बाजार लग गया है। एक एक का स्टेटमेंट निकाल के सुने, आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये किस तरह के लोगों के हवाले निज़ाम कर दिया गया है। देखा जिस तरह के हालात हैं ना, जैसा सियासी अदम इस्तेहकाम है, जितनी उन बेचारों ने कोशिश की और अवाम ने उनकी बात ही नहीं सुनी, ऐसी सूरत में कोई भी नॉर्मल आदमी होता पागल हो जाता। तो वो ठीक हो रहा है उनके साथ जो भी हो रहा है, और ये सब नवाज शरीफ के फैसलों की वजह से नून लीग ने अपनी कब्र खोद ली है, यानी उनकी सियासी कब्र खुदी हुई है, और नवाज शरीफ के फैसलों की वजह से वो सारे भुगत रहे हैं। हालात ये हो गए कि बांग्लादेश पाकिस्तान को क्रिकेट सीरीज में, टेस्ट में वाइट वॉश कर देता है। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अगर कभी क्रिकेट खेलता था तो उसमें यह कहा जाता था कि पाकिस्तान तो बारियां लगाने के लिए जा रहा है, यानी पाकिस्तान तो प्रैक्टिस के लिए मैचेस खेल रहा है, और अपने अहम खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया जाता था कि जनाब ये हमारे बेहतर प्लेयर, इनको ज़रा ड्रॉप कर देते हैं और हम वहाँ पे रखेंगे उन प्लेयर्स को जो बस ठीक हैं, जिनकी प्रैक्टिस करवानी है। मेन प्लेयर्स बांग्लादेश के खिलाफ खेलते नहीं थे, ऐसा वक्त था। लेकिन अब बांग्लादेश ने सिर्फ इनको टेस्ट सीरीज के अंदर वाइट वॉश नहीं किया, सारे मैच नहीं हराए, बल्कि टेस्ट सीरीज के अंदर इनका तवा भी लगाया। वो आवाज़ें कसते रहे इनको, उस तरह जिस तरह एक दौर में ऑस्ट्रेलिया मुखालिफ कमज़ोर क्रिकेट टीमों को आवाज़ें कसती थी, इस तरह ये आवाज़ें कसते रहे। तो बांग्लादेश ने तुर बनाया इन्हें और इनको इस तरह से शिकस्त दी है कि मैं हैरान हो गया। और पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह तो हो गई है, दफन करने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने जो तबाही फेरी है, चाहे वो वजारत दाखिला हो, चाहे वो जहाँ जहाँ मोहसिन नकवी को मौका मिला, मोहसिन नकवी ने तबाही फेरी। जिस चीज़ में मोहसिन नकवी ने हाथ डाला वो चीज़ बर्बाद हो गई। वजारत दाखिला में हाथ डाला, पाकिस्तानी दाखिली हालात आपके सामने, इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ हैं, अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, अजीबो गरीब किस्म की हरकतें पाकिस्तान में हो रही हैं, जबरी गुमशुदगियाँ एक नॉर्मल सिचुएशन बन गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तारीखी नौइयत के बड़े बड़े वाक़यात भी हुए हैं। क्रिकेट के अंदर हाथ डाला तो पाकिस्तान के तमाम फॉर्मेट की क्रिकेट में बैंड बज गई। बेड़ा ही गर्क कर दिया। बांग्लादेश जैसी टीम बार बार पाकिस्तान को वाइट वॉश करती है, ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। नादरीन, सुहेल अफरीदी ने मंगल के दिन का कहा था, उसने निकल कर एहतजाज करने की कोशिश की, रुकावटें आईं, उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगले मंगल को वो दोबारा आएंगे और पहले से कुछ ज़्यादा शिद्दत के साथ आएंगे। हुकूमत फिर रोकेगी, वो फिर आएंगे, हुकूमत फिर रोकेगी, वो फिर आएंगे। इससे क्या एक मोमेंटम बनेगा? देखिए, मोमेंटम बनेगा गली मोहल्ले के अंदर। सुहेल अफरीदी को अपने लोगों के साथ एक बड़ी टीम बना के पूरे पाकिस्तान में लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार करना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी का बार बार इस्लामाबाद आना ज़रूरी नहीं है। वो अगर सही तरीके से चलते तो अब तक वो इस काबिल हो जाते कि वो पाकिस्तान को बंद करने की सलाहियत पा लेते। देखें, ये जब भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत पड़ेगी ना, वो पूरे पाकिस्तान में पड़ेगी। जब आप इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते हैं तो आप अगर 50-60 हज़ार बंदा भी ले जाएं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर 2-3 लाख बंदा, 5 लाख बंदा आप इस्लामाबाद की तरफ लेकर चल पड़े, फिर तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फ़र्क पड़ता है। इससे कम बंदों पे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान में नौजवानों के एहतजाज शुरू करवा दें, पाकिस्तान भर के अंदर आप, जिसको वो कहते थे हम पाकिस्तान बंद कर देंगे, अगर वो हिकमत अमली करते तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता। दुनिया में इस किस्म के एहतजाज हुए हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है वो इस किस्म के एहतजाज हो रहे हैं, नो किंग मूवमेंट के अंदर। वो बड़ी मुसीबत बनी हुई है उनके लिए भी, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। अचकज़ई की डेडलाइन जो है वो भी अब ख़त्म हो गई है। उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था। देखते हैं कि महमूद खान अचकज़ई अब क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। तो अब इंतज़ार है कि अचकज़ई साहब अपनी किस किस्म की हिकमत अमली का ऐलान करते हैं और पार्लियामान में, पार्लियामान के बाहर हुकूमत को किस तरीके से टफ टाइम देते हैं। नादरीन, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है। मोहसिन नकवी साहब भी गए हैं, सुनने में आ रहा है कि फील्ड मार्शल भी जाएंगे या कोई और इम्पोर्टेंट आदमी भी जा सकता है, और ये ईरान में जाके कोशिश करेंगे कि ईरान को अमरीकी शराइत के ऊपर बनाया जा सके। लेकिन हमारी औकात इतनी है कि हम अमरीकी शराइत को ईरान के सामने रख के उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम ईरानी शराइत को अमेरिका के सामने रख के उन्हें मनाने की कोशिश नहीं कर सकते, वो डांट देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेइज्जती करेगा। लिहाजा हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको अपनी औकात का पता है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। देखिए, मेरे ख्याल में ईरान ये जंग जीत चुका है। अगर उससे कुछ अच्छी डील मिलती है और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत दिखानी भी पड़ती है, तो वो इस खित्ते के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के अपना मफाद निकाल ले।
देखिए वो कुछ चीज़ों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेगा ईरान। अब उनका तारीख भी ऐसी है, उनका रिकॉर्ड भी ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ईरानी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो कुछ चीज़ों पे तो वो नहीं करेंगे, ये हम भी जानते हैं। लेकिन जहाँ वो कर सकते हैं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखा सकते हैं, वो दिखा के अगर इस मामले को ख़त्म करते हैं तो ये पूरे खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए, अगर हल्की फुल्की फेस सेविंग उसे मिल जाए तो शायद उसकी भी जान छूट जाएगी। अब ये एक इतला आई है, और ये इतला आई है एक्शियस न्यूज़ है, और एक CNN के रिपोर्टर हैं और चैनल 12 के भी वो रिपोर्टर हैं। नाम है इनका बराक रेविड। इन्होंने एक दावा किया है। बराक रवीद का कहना है कि मंगल को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान एक कॉल हुई थी, और इसने दावा किया, इस रिपोर्टर ने, बड़ा सीनियर रिपोर्टर है, कि इस कॉल में कशीदगी हुई दोनों के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ईरान को कुछ मज़ीद लचक अगर वो दिखाता है तो एक डील ईरान के साथ की जा सकती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत है उसमें लचक पे जाने की जो है वो गुंजाइश थी, लेकिन नेतन्याहू दोबारा से फौजी कार्रवाई का हामी है। अब यहाँ पे हाल ही में एक बात आप और ज़हन में रखें कि सऊदी अरब और UAE के ऊपर ड्रोन हमले हुए हैं, और UAE की जानिब से बताया गया कि ड्रोन ईरान से नहीं, इराक से आए थे। और एक खबर और आप इसके साथ मिलाकर देख लें कि इराक में इसराइली खुफिया फौजी अड्डों की मौजूदगी की इतला भी मिली है। तो नेतन्याहू अगर जंग शुरू करना चाहता है तो इस किस्म का कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग उसे करना पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस रीजन में किसी वक्त भी कोई चिंगारी भड़क सकती है, कोई फॉल्स फ्लैग हो सकता है और सूरत हाल ख़राबी की तरफ जा सकती है। बहरहाल अमेरिका ने एक ईरान को तजावीज़ का मुसवदा एक और भिजवाया। जो ईरान ने भेजा था वो डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी टीम ने मुस्तरद कर दिया। अब दोबारा से अमेरिका ने तजावीज़ भिजवाई हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी वो तजावीज़ लेकर गए हैं ईरानियों के पास, और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान इन तजावीज़ के सारी नहीं मानता तो मैक्सिमम चीज़ें मान ले, ताकि एक मुआहदा ऐसा हो जाए जिसके बाद मामला नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएँ और पेट्रोलियम मसनूआत और बाकी चीज़ों की जो तरसील है वो इस रीजन के अंदर खुल जाए। पाकिस्तान को उसका ये फ़ायदा होगा कि रीजन में अमन आ जाएगा, पाकिस्तान की थोड़ी सी गुड्डी चढ़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को तभी होगा जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा, और वो तब तक नहीं होगा जब तक कि आसिम मुनीर साहब सियासी इस्तेहकाम आने नहीं देंगे। वो सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देंगे, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम आता है अवाम की मर्ज़ी मान लेने से, और वो अवाम की मर्ज़ी मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही ऐसा लगता है कि उन्हें अवाम की मर्ज़ी मानना सूट करता है। बहरहाल ईरान की जो सरकारी खबर रसा एजेंसी है उसके बकौल वो जायज़ा ले रहे हैं इन तजावीज़ का, और अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है, जबकि अमेरिका की जानिब से अभी मीडिया खामोश है। जब ईरान का जवाब जाएगा तो फिर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट करेगा कि एक्चुअली ईरान ने किस किस्म का जवाब दिया है। वैसे ईरानी मीडिया पहले ही खुद बता देता है